ऐसी बात है तो मेरे साथ चलिए। मनुष्य पर मनुष्य के अत्याचार आंखें खोलकर देखने चलिए। केवल छुआछूत फैलाकर अपने आप साधु बनकर सोचते हैं कि पुण्य संचय करके एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ऐसा सोचिएगा भी नहीं। कहते कहते भारती की मुखाकृति कठोर और गले की आवाज तीखी हो उठी। इस लड़की की माँ और यदु ने जो अपराध किया है वो क्या केवल इन लोगों को दंड देकर समाप्त हो जाएगा? डॉक्टर साहब को जब तक मैंने नहीं पहचाना था तब तक मैं भी इसी तरह सोचती थी, लेकिन आज मैं जानती हूं कि इस नरक कुंड में जितना पानी है उसका भार आपको भी स्वर्ग के द्वार से खींच कर ले आएगा और इस नरक कुंड में डुबो देगा। आप में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इस दुष्कृति का ऋण चुकाए बिना ही मुक्ति पा जाएं। हम लोग अपनी ही गरज से यहाँ आते हैं अपूर्व बाबू। ये उपलब्धि ही हम लोगों के पद के दावे की सबसे बड़ी साधना है। चलिए चलिए, अपूर्व ने कहा, लेकिन वो भारती की बातों पर विश्वास नहीं कर सका। सागौन का एक पेड़ दिखाकर भारती बोली, यहाँ सामने कई बंगाली रहते हैं। बंगालियों के अतिरिक्त और जातियों में भी आप लोग काम करती हैं? हाँ, हमें तो सभी की आवश्यकता है, लेकिन प्रेसिडेंट के अतिरिक्त और कोई अन्य भाषाएं नहीं जानता। ये काम उन्हीं का है। वो भारत की सभी भाषाएं जानती हैं? हाँ। और डॉक्टर साहब? भारती हंस पड़ी। डॉक्टर साहब के संबंध में आपकी भी उत्सुकता रहती है। आपको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि संसार में जो कुछ भी जान लेना संभव है वो सब कुछ जानते हैं। जो कुछ किया जा सकता है वो कर सकते हैं। उनके लिए अज्ञान या असाध्य कुछ भी नहीं है। दोनों ने एक मकान में प्रवेश किया। भारती ने पुकारा, पंचकौड़ी, आज तबीयत कैसी है? भीतर से आवाज आई, आज कुछ ठीक है। इतने में एक बूढ़ा सामने आ खड़ा हुआ। बोला, बेटी, लड़की को खूनी आंव रहता है, शायद बचेगी नहीं। लड़के को कल से फिर बुखार आ गया है। पास में एक पैसा भी नहीं कि एक दो खुराक दवा ला सकूं या एक कटोरी साबूदाना या बार्ली ही पकाकर खिला सकूं। उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। अपूर्व बोला, पैसा क्यों नहीं है? वो बोला, पुली की जंजीर गिर जाने से बाएं हाथ में चोट लग गई है। लगभग 1 महीने से काम पर नहीं जा सका। पैसा कहाँ से आएगा बाबूजी? अपूर्व बोला, कारखाने वाले इसका कोई प्रबंध नहीं करते? मजदूर के लिए प्रबंध? वो तो कह रहे हैं कि काम नहीं कर सकते तो मकान छोड़ दो, ठीक होकर आना, काम मिल जाएगा। ऐसी हालत में चला कहाँ जाऊं? छोटे साहब के हाथ पांव जोड़कर 1 हफ्ते और रह पाऊंगा। 20 वर्ष से काम कर रहा हूं महाशय। ये लोग ऐसे ही नमक हराम हैं। अपूर्व क्रोध से जल उठा। जी में आया कि मैनेजर मिल जाए तो उसकी गर्दन पकड़ कर दिखा दूं कि अच्छे दिनों में जिसने लाखों रुपए कमा कर दिए हैं, आज बुरे दिनों में उसकी क्या हालत है। अपूर्व के मकान के पास ही बैलगाड़ियों का एक अड्डा है। उसे वहां की एक घटना याद आ गई। एक जोड़ी बैल जीवन भर बोझ ढोते ढोते जब अशक्त और बूढ़े हो गए हों, उनके मालिक ने उन्हें कसाई के हाथ बेच दिया। उस रास्ते से वो जब भी गया है, इस घटना को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। बैलों के लिए नहीं, लेकिन धन की लालसा में इस सीमा तक बर्बर और निष्ठुर बने मनुष्य के लिए, जो अपने आप को निरंतर छोटा बनाता जा रहा है। कमरे के एक कोने में सैकड़ों स्थान पर फटे पुराने बिछौने पर एक लड़की और एक लड़का अधमरे से पड़े थे। उनके पास जाकर भारती ने उनकी नब्ज देखी। भय के कारण अपूर्व वहां नहीं जा सका, लेकिन दरिद्रता पीड़ित उन दोनों बच्चों की वेदना उसकी छाती में चोट कर गई। कुछ देर के बाद भारती बोली, चलिए। पंचकौड़ी चुपचाप उदास मुख लिए खड़ा था। भारती ने स्निग्ध स्वर में फिर कहा, डरो मत, दोनों अच्छे हो जाएंगे। मैं डॉक्टर और दवा सबका प्रबंध कर देती हूँ। उसकी बात पूरी हो ही रही थी कि अपूर्व जेब में हाथ डालकर रुपया निकालने लगा। भारती ने जल्दी से उस हाथ को पकड़कर रोक दिया। पंचकौड़ी की नज़र दूसरी ओर थी। वो ये नहीं देख पाया, लेकिन अपूर्व इसका कारण नहीं समझ सका। भारती ने अपनी अंगिया के जेब से 4 आने निकालकर उसके हाथ में देकर कहा,
बच्चों के लिए 4 पैसे की मिश्री, 4 पैसे का साबूदाना ले आना और बाकी 2 आने का दाल चावल लाकर तुम खा लेना। कल तुम्हारा प्रबंध कर दूंगी। ये कहकर अपूर्व को साथ लेकर कमरे से निकल आई। रास्ते में अपूर्व ने पूछा, आपने मुझे पैसे देने से रोक दिया और स्वयं भी नहीं दिए, ये क्यों? देकर तो आ रही हूं, इसी को देना कहते हैं। उसके इस दुर्दिन में पाई पैसे का हिसाब करके केवल 4 आने देना उसका अपमान है। आप कितना देने जा रहे थे? कम से कम 5 रुपए। भारती जीभ काट कर बोली। बाप रे बाप, सब चौपट हो जाता। बाप तो शराब पीकर बेहोश पड़ा रहता और लड़की लड़के दोनों की मृत्यु हो जाती। शराब पी लेता? नहीं पीता। हाथ में इतना रुपया आ जाने पर शराब न पी जाए, ऐसा मनुष्य संसार में कौन है? आपकी सभी बातें विचित्र हैं। बीमार बच्चे की दवा के रुपए से शराब खरीद कर पी ले, ये क्या सत्य हो सकता है? नहीं तो दाता का हाथ पकड़कर दुखी व्यक्ति को देने से रोकूं। क्या मैं इतनी नीच हूं? इनकी मां नहीं है? नहीं, कहीं कोई रिश्तेदार भी नहीं है। भारती बोली। होने पर भी कोई काम नहीं आता। 10-11 साल पहले पंचकौड़ी एक बार अपने गांव गया था। अपने किसी पड़ोसी की एक विधवा स्त्री को फुसला कर यहाँ ले आया था। लड़का लड़की उसी के हैं। 2 वर्ष बीत रहे हैं। गले में फांसी लगाकर इस संसार से मुक्त हो गए। यही पंचकौड़ी के परिवार का संक्षिप्त इतिहास है। अपूर्व ने गहरी सांस लेकर कहा। नरक कुंड है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं, लेकिन कठिनाई तो ये है कि ये सभी हमारे भाई बहन हैं। रक्त का संबंध अस्वीकार कर देने से तो छुटकारा नहीं मिलेगा अपूर्व बाबू। ऊपर बैठकर जो सब कुछ देख रहे हैं वो कौड़ी दाम जोड़ जोड़ कर हिसाब करके ही छोड़ेंगे। अपूर्व ने गंभीर होकर कहा। लगता है कि ये असंभव नहीं है। पल भर पहले पंचकौड़ी के कमरे में खड़े खड़े जो विचार पैदा हुए थे, बिजली के वेग के समान मन में दौड़ गए। बोला, मैं भी मनुष्य हूं, मेरा भी कुछ न कुछ दायित्व है। भारती बोली। पहले पहले तो मैं भी नहीं देख पाती थी, क्रोध में आकर झगड़ा कर बैठती थी, लेकिन अब देख पा रही हूं कि इन सब अज्ञानी दुखी दुर्बल मन और पीड़ित भाई बहनों की गर्दन पर पाप का बोझ कौन लादता जा रहा है। पास वाले कमरे में एक उड़िया मिस्त्री रहता है। उसके पास वाले कमरे से बीच बीच में तेज हंसी और कोलाहल की आवाजें आ रही थी। ये सब पंचकौड़ी के कमरे में भी सुनाई दे रहा था। वो दोनों उस कमरे में पहुंचे। भारती को वो लोग पहचानते थे। सभी ने उसकी अभ्यर्थना की। एक दौड़कर एक स्टूल और बेंत का एक मोढ़ा ले आया। दोनों बैठ गए। फर्श पर बैठे 6-7 आदमी और 8-10 औरतें एक साथ शराब पी रहे थे। टूटा हारमोनियम और तबला बीच में रखा था। तरह तरह के रंग और आकार की खाली बोतलें चारों ओर लुढ़की पड़ी थीं। एक बूढ़ी सी औरत नशे में धुत पड़ी सो रही थी। उसे एक प्रकार से नंगी ही कहा जा सकता था। 60 से लेकर 20-25 वर्ष तक के 9 उम्र स्त्री पुरुष बैठे थे। आज रविवार है, पुरुषों का छुट्टी का दिन था। प्याज लहसुन की तरकारी और सस्ती जर्मन शराब की अवर्णनीय दुर्गंध एक साथ मिलकर अपूर्व की नाक तक पहुंचते ही उसका जी मिचलाने लगा। एक कम उम्र की औरत के हाथ में शराब का गिलास था। शायद थोड़े दिन पहले ही घर छोड़कर आई है। बाएं हाथ से नाक बंद करके गिलास को मुंह में उड़ेल कर बार बार थूकने लगी। एक आदमी ने झटपट उसके मुंह में तरकारी ठूंस दी। एक बंगाली स्त्री को शराब पीते देख अपूर्व स्तंभित सा हो गया, लेकिन उसने कनखी से देखा कि इतने भयंकर विभत्स दृश्य से भी भारती के चेहरे पर किसी प्रकार के विकार का चिन्ह नहीं है। ये सब देखने सुनने की जैसे वो अभ्यस्त हो गई हो। लेकिन पल भर के बाद घर के स्वामी के कहने पर जब ट्रमी ने गाना आरंभ किया, वो यमुना, और पास ही बैठे एक आदमी ने हारमोनियम उठाकर झूठ मूठ ही जी जान से बजाना आरंभ किया, तब शायद इतना बोझ भारती के लिए असह्य हो उठा। घबरा कर बोली, मिस्त्री जी, कल हम लोगों की सभा है, शायद ये बात तुम भूले नहीं हो। वहां जाना तो चाहिए ही। जरूर चाहिए बहन जी, कहकर काला चांद ने गिलास में शराब डाल ली। भारती ने कहा, बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि तिनके जोड़ जोड़ कर रस्सी तैयार करने पर
हाथी भी बांधा जा सकता है। एक न होने पर तुम लोग कभी कुछ न कर सकोगे। केवल तुम लोगों की भलाई के लिए सुमित्रा बहन कितना परिश्रम कर रही हैं, बताओ तो। इस बात का सभी ने समर्थन किया। भारती ने कहा, तुम लोगों के बिना क्या इतना बड़ा कारखाना एक दिन भी चल सकता है? तुम लोग ही तो उसके वास्तविक स्वामी हो। इतने सीधी सादी बात कालाचंद, तुम लोग न समझना चाहो तो कैसे काम चलेगा? सबने कहा, यह बात बिल्कुल ठीक है। उन लोगों के न चलाने पर तो अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। भारती ने कहा, फिर भी तुम लोगों को कितना कष्ट है, सोच कर देखो। जब तब अपराध के बिना ही साहब लोग तुम लोगों पर लात जूते मार कर बाहर निकाल देते हैं। इस पास के घर की हालत देख लो। काम करते समय पंचकौड़ी का हाथ टूट गया, जिसके कारण उसे खाना नहीं मिल रहा। उसके लड़के लड़की दवा न मिलने के कारण मौत के मुंह में जा रहे हैं। बड़ा साहब उसे मकान से भी निकाल देना चाहता है। ये जो लाखों करोड़ों रुपयों का लाभ ये लोग कर रहे हैं, ये किसकी बदौलत हो रहा है? और तुम लोगों को मिलता क्या है? अभी उस दिन की घटना है। श्यामलाल को छोटे साहब ने ढकेल दिया। वो आज तक अस्पताल में पड़ा हुआ है। इस बात को तुम लोग क्यों सहोगे? एक बार सब लोग एक होकर ऊंची आवाज में कह दो कि ये अत्याचार हम लोग अब नहीं सहेंगे। फिर देखूंगी कि वो लोग तुम लोगों से और कुछ नहीं चाहते। कालाचांद, एक शराबी इतनी देर तक अवाक सा होकर सुन रहा था। उसने कहा, भैया हम क्या नहीं कर सकते। हम सब ऐसा पेच ढीला करके रख दे सकते हैं कि धार धार धड़ाम, बस आधा कारखाना साफ हो जाएगा। भारती ने भयभीत होकर कहा, नहीं नहीं दुलाल, ऐसा काम कभी मत करना। इससे तो तुम ही लोगों की हानि होगी। हो सकता है कि कितने ही लोग मर जाएं। हो सकता है। नहीं नहीं, ये बात सपने में भी मत सोचना दुलाल। इससे बढ़कर भयानक पाप दूसरा नहीं है। दुलाल मतवाली हंसी हंसकर बोला, नहीं, ये क्या मैं जानता नहीं? ये तो केवल बातचीत के सिलसिले में कह रहा हूं कि हम लोग क्या नहीं कर सकते। भारती बोली, तुम लोगों को सुमार्ग में, सच्चे मार्ग में खड़ा होना चाहिए, तभी तुम कुछ कर पाओगे। तुम लोगों को बहुत रुपया पाना है, वो कौड़ी कौड़ी करके वसूल करना होगा। इसी बात को लेकर वो सब हल्ला गुल्ला करने लगे। तब भारती बोली, सांझ हो रही है, अभी एक जगह और जाना है। अब हम लोग जा रहे हैं, लेकिन कल की बात मत भूल जाना। कहकर वो खड़ी हो गई। काला चांद के इस अड्डे के सभी व्यवहार अपूर्व को अशोभन दिखाई दिए, लेकिन अंतिम समय में जिन बातों की चर्चा हुई उससे उसके विरक्ति की सीमा नहीं रही। बाहर आते ही उसने अत्यधिक अप्रसन्न होकर कहा, तुम ये सब बातें उन लोगों से क्यों कहने गई? कौन सब बात? वो नालायक हरामजादा तो शराबी है। दुलाल ने क्या कहा तुमने सुना तो? मान लो ये बात साहब लोगों के कानों तक पहुंच जाए। उनके कानों तक कैसे पहुंचेगी? अरे ये लोग ही कह देंगे। ये लोग क्या युधिष्ठिर हैं? शराब के नशे में कब क्या कर डालें इसका कोई ठिकाना नहीं है। तब तुम्हारे ऊपर ही सारा दोष आएगा। ये कहेंगे कि तुमने ही सिखाया है। लेकिन ये तो झूठी बात होगी। अपूर्व ने व्याकुल होकर कहा, झूठी बात? अरे अंग्रेजों के राज्यों में झूठी बात के लिए क्या कभी किसी को जेल की सजा नहीं मिली? ये राज्य तो झूठ के आधार पर ही खड़ा है। संभवतः मुझे भी जेल हो सकती है। तुमने तो झट से कह दिया जेल हो सकती है। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा और तुम यहां कभी आओगी भी नहीं। एक आदमी से मिलना था, लेकिन उसके द्वार पर ताला लगा था। दोनों लौट पड़े। काला चांद के मकान में शराबियों का तर्क वितर्क अभी तक चल रहा था। लोग ये कहकर झगड़ रहे थे कि ईसाई लड़कियां कारखाने में हड़ताल करा देना चाहती हैं। हड़ताल में उन्हें बड़ा कष्ट होगा। उन लोगों को लाइन के घरों में नहीं आने देना चाहिए। काला चांद मिस्त्री ने कहा, वो मूर्ख नहीं है, वो उन लोगों की दौड़ धूप परख रहा है। एक सतर्क महिला ने सलाह दी कि बड़े साहब को पहले ही सावधान कर देना ठीक होगा। वहां से भारती को जबरदस्ती दूर ले जाकर अपूर्व तीखे स्वर में बोला, इन लोगों की भलाई करोगी? हरामजादे पाजी बदमाश। पास वाले कमरे में 2 बच्चे मर रहे हैं, उनकी ओर आंख उठाकर कोई नहीं देखता। इससे बढ़कर नरक और कहाँ है? भारती बोली, आपको ये क्या हो गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुमने कुछ सुना है या नहीं? ये तो पुरानी बातें हैं, रोजाना ही सुनती हूँ।
अपूर्व गरज कर बोला, ऐसी कृतज्ञता, इन्हीं को तुम अपने दल में लाना चाहती हो, यूनियन बनाना चाहती हो, इनकी भलाई चाहती हो? भारती हल्की सी हंसी के साथ बोली, ये लोग भी तो हम लोगों में से ही हैं अपूर्व बाबू। इस छोटी सी बात को भूलकर आप संकट में पड़ रहे हैं। और भलाई भलाई तो डॉक्टर साहब की भी नहीं की जा सकती है अपूर्व बाबू। अपूर्व निरुत्तर हो गया। दोनों चुपचाप फाटक पार करके घूमते हुए बड़ी सड़क पर पहुंच गए। बस्ती के छोर पर जहां से दलदल आरंभ होती थी, वहीं तीमुहानी पर पहुंचकर भारती बोली, अगर आप घर जाना चाहें तो शहर जाने के लिए दाईं ओर का रास्ता है। अपूर्व ने खोई खोई से स्वर में पूछा, आप क्या कहती हैं? भारती बोली, अब आपका दिमाग ठंडा हो गया है और यथोचित संबोधन की भाषा याद आ गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि क्रोध के कारण अब तक आप और तुम का भेद नहीं था, वो फिर लौट आया है। अपूर्व लज्जित होकर बोला, आप नाराज तो नहीं हुई? भारती हंसकर बोली, हुई भी हूं तो क्या हर्ज है, चलिए तो चलो। चलोगी नहीं तो क्या मैं अंधेरे रास्ते में अकेली जाऊंगी? अपूर्व चल दिया। उसके अंतर में एक ज्वाला सी धधक रही थी। उन शराबियों की बातों को वो किसी भी तरह से भूल नहीं पा रहा था। सहसा कड़े स्वर में बोला, ये सब तो सुमित्रा का काम है। आपको वहां नेतृत्व करने के लिए जाने की क्या जरूरत है? न जाने कौन कहाँ क्या कर डाले और आपको लेकर खींचातानी आरंभ हो जाए। भारती बोली, हो जाने दीजिए। अपूर्व बोला, वाह रे, हो जाने दीजिए। असल बात यह है कि नेतागिरी करना आपका स्वभाव है, लेकिन और भी तो बहुत से स्थान हैं। कोई दीजिए ना। मुझे गरज नहीं। भारती ने हाथ बढ़ाकर अपूर्व का दायां हाथ जोर से पकड़कर कहा, मेरा स्वभाव बदलेगा नहीं अपूर्व बाबू, लेकिन आप जैसे आदमी पर नेतृत्व कर पाऊं तो और सब छोड़ सकती हूं। अगले दिन सुमित्रा की अध्यक्षता में फायर मैदान में जो सभा हुई उसमें उपस्थिति कम थी। जिन लोगों ने भाषण देने का वचन किया था उनमें से अधिक लोग नहीं आ सके। सभा की कार्यवाही देर से आरंभ हुई। रोशनी का प्रबंध न होने के कारण सांझ होने से पहले ही समाप्त कर दी गई। सुमित्रा के भाषण के अतिरिक्त सभा में और कुछ उल्लेखनीय नहीं हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि पद के दावेदारों के इस प्रथम प्रयास को व्यर्थ कह दिया जाए। मजदूरों में इस बात को फैलने में जिस प्रकार देर नहीं हुई, उसी प्रकार मिल और कारखाने के मालिकों के कानों तक भी उक्त बातों के पहुंचने में विलंब नहीं हुआ। चारों ओर ये बात फैल गई कि एक बंगाली महिला विश्व भ्रमण करती हुई बर्मा में आई है। वो जितनी रूपमयी है उतनी ही शक्तिमयी भी है। किसी की मजाल नहीं जो उनके कामों में बाधा डाल सके। साहबों का कान पकड़कर वो किस प्रकार मजदूरों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा लेगी और उनकी मजदूरी 2 गुनी करा देगी, इन बातों को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। जिन लोगों को इस सभा की खबर थी और जो लोग उस दिन का उनका भाषण नहीं सुन पाए, उन्होंने निश्चय किया कि वो आगामी शनिवार की सभा में अवश्य भाग लेंगे। 20-25 कोस के दायरे में जितने भी कारखाने थे उनमें ये खबर दावाग्नि की भांति फैल गई। सुमित्रा को बहुतों ने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन उसके रूप और शक्ति की ख्याति जब उन लोगों तक पहुंची तब अशिक्षित मजदूरों में भी सहसा एक जागृति सी दिखाई देने लगी। ये निश्चय हो गया कि एक दिन का नागा करके शनिवार को फायर मैदान में एक एक मजदूर उपस्थित होगा। उसकी वाणी और उपदेशों में यदि कोई पारस पत्थर हो जिससे गरीब मजदूरों का दुखी जीवन रातों रात एकाएक आतिशबाजी के तमाशों की तरह चमक उठे, तो फिर जिस तरह हो सके वो दुर्लभ वस्तु उन्हें प्राप्त कर लेनी चाहिए। उस दिन भाषणकर्ताओं के अभाव में अपूर्व को भी 2-4 बातें कहनी पड़ी थी। बोलने की आदत तो थी नहीं और जो कुछ कहा भी उसको ठीक तरह से न कह सका। इसके लिए वो मन ही मन लज्जित हुआ। लेकिन आज अचानक खबर मिली कि उस दिन की सभा निष्फल नहीं हुई है, बल्कि उसका फल ये हुआ कि अगली सभा में सभी कारखानों में काम बंद करके कारीगरों मजदूरों के दलों ने उपस्थित होने का संकल्प कर लिया है। तब गर्व तथा आत्म प्रशंसा के आनंद से उसका हृदय रह रहकर फूल उठने लगा। उस दिन वो अच्छी तरह भाषण न दे सका था, लेकिन प्रशंसा के साथ आगामी सभा में भाषण देने का निमंत्रण पाकर वो चंचल हो उठा। दोपहर के भोजन पर उसने रामदास को ये बात बता दी
एक दिन अपूर्व के लिए रामदास ने भारती का अपमान किया था। उस दिन से भारती के संबंध में उससे बात करते हुए अपूर्व को संकोच होता था। इन दिनों अपूर्व उस गृहहीन लड़की से चुपके चुपके जीवन में कितने बड़े काव्य, कितने बड़े सुख दुख के इतिहास का निर्माण कर चुका था, इसकी उसे कोई सूचना नहीं दी थी। आज पुलक और रोमांच की अधिकता से अपूर्व ने सारी बातें बताई। भारती, सुमित्रा, डॉक्टर साहब, नौतारा, यहाँ तक कि उस शराबी का भी उल्लेख कर दिया। अपने पथ के दावेदार के कार्यक्रमों और उपदेशों का वर्णन करते हुए उस दिन लाइन वाले कमरे के अभियान का विवरण भी दे दिया। रामदास ने कोई प्रश्न नहीं किया। एक दिन देश के इस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा है, बेतों की मार खानी पड़ी है और न जाने क्या क्या दुख भोगने पड़े हैं। केवल एक दिन के अतिरिक्त और किसी दिन रामदास ने कोई बात नहीं बताई। आज सुमित्रा के पत्र को रामदास के सामने रखकर स्वयं को पद के दावेदारों का एक विशिष्ट सदस्य बताकर उसने देश के काम के लिए नियोजित अपने जीवन का वर्णन किया। पत्र पढ़कर तलवलकर बोला, बाबूजी, ये सारी बातें आपने पहले मुझसे कभी नहीं कही। कहने से क्या आप हमारा साथ देंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो आपने सहयोग के लिए आमंत्रित किया नहीं। उसके स्वर में आहत अभिमान की झंकार अत्यंत स्पष्ट होकर उसके कानों में गूंज उठी। जल्दी से बोला, इसका कारण है रामदास बाबू, इन कामों में कितना बड़ा दायित्व है और कितनी आशंकाएं, ये आप जानते हैं। आप विवाहित हैं, एक पुत्री के पिता हैं, इसलिए इस आग में मैंने आपको बुलाना उचित नहीं समझा। गृहस्थों को क्या देश सेवा का अधिकार नहीं? जन्मभूमि क्या आप लोगों की है? अपूर्व लज्जित होकर बोला, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने तो केवल ये कहा है कि दूसरी जगह आपकी जिम्मेदारियां अधिक हैं, इसलिए विदेश में इतनी बड़ी विपत्ति में पड़ना उचित नहीं। शायद यही हो, लेकिन पराधीन देश की सेवा करने को तो विपत्ति नहीं कहते अपूर्व बाबू। हिंदुओं में विवाह एक धर्म है, मातृभूमि की सेवा करना उससे बड़ा धर्म है। एक धर्म दूसरे में बाधा देगा। अगर मैं ये जानता तो कभी विवाह न करता। उसके चेहरे की ओर देखकर अपूर्व ने प्रतिवाद नहीं किया, मौन हो गया। लेकिन उसने इस तर्क का समर्थन भी नहीं किया। देश के काम में इस व्यक्ति ने अनेक कष्ट सहे हैं। आज भी उसके भीतर का तेज एकदम बुझा नहीं है। सामान्य प्रसंग से ही वो एकदम उत्तेजित हो उठा है। ये सोचते ही अपूर्व श्रद्धा से झुक गया। लेकिन उसे ये आशा नहीं थी कि बुलाने से ही वो पत्नी पुत्री की माया छोड़कर पद के दावेदार का सदस्य बन जाएगा। देश सेवा के अधिकार की उसकी स्पर्धा इन कई दिनों से बहुत ऊंची हो गई थी। सहसा इस प्रसंग को बंद करते हुए उसने आगामी सभा के कारण और उद्देश्यों का वर्णन न करते हुए बताया कि उस दिन को छोड़कर जीवन में कभी उसने भाषण नहीं दिया। सुमित्रा के निमंत्रण की वो उपेक्षा नहीं कर सकता, लेकिन एक ही बात बहुत से लोगों को सुना सके ऐसी भाषा का उसे अभ्यास नहीं था। तलवलकर ने पूछा, तो फिर क्या कीजिएगा? अपूर्व ने कहा, जीवन में कारखाना देखने का मुझे एक बार ही अवसर मिला था जिस पर भाषण दिया जा सकता है। उस कारखाने के अधिकांश मजदूर जानवरों जैसी जिंदगी बिताते हैं, ये मैं स्वयं अनुभव कर आया हूं, लेकिन न जाने क्यों इस विषय में तो कुछ भी नहीं जानता। रामदास ने हंसते हुए कहा, फिर भी क्या आपको बोलना जरूरी है? न बोले तो क्या कोई हानि है? अपूर्व मौन रहा। रामदास बोला, लेकिन मैं इन लोगों की बातें जानता हूं। कैसे जाना? इन लोगों के बीच में बहुत दिनों तक रह चुका हूं अपूर्व बाबू। मेरी नौकरी के प्रमाण पत्रों को देखते ही समझ जाएंगे कि मैं देश के कल कारखानों और कूली मजदूरों के बीच ही जीवन बिताता रहा हूं। अगर आज्ञा हो तो वो करुण कहानी आपको सुना सकता हूं। वास्तव में इन लोगों को देखे बिना देश की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो ही नहीं सकता। अपूर्व ने कहा, सुमित्रा भी ठीक वही बात कहती है। बिना कहे उपाय नहीं है और जानती हैं, इसलिए तो वो पद के दावेदारों की अध्यक्ष हैं। बाबूजी, आत्मत्याग का आरंभ यहीं से है। देश की नींव इन्हीं पर आधारित है। उसकी पूरी जानकारी रहने से आपका सारा उद्यम, सारी इच्छाएं मरुभूमि की भांति 2 दिन में सूख जाएंगी। ये बातें अपूर्व के लिए नई नहीं थी, लेकिन रामदास के हृदय से निकलने वाले शब्द उसके हृदय पर गहरा आघात करने लगे। रामदास और न जाने क्या कहने जा रहा था
कि तभी पर्दा हटाकर साहब के प्रवेश करते ही दोनों चकित होकर खड़े हो गए। साहब ने अपूर्व की ओर देखते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, आपकी मेज पर एक पत्र रख आया हूं, ले लीजिएगा। साहब के जाने के बाद ऑफिस जल्दी ही बंद करके दोनों फायर मैदान की ओर चल दिए। उस ओर गाड़ी नहीं जाती थी, इसलिए कुछ तेज चलना पड़ा। रास्ते में अपूर्व ने कोई बात नहीं कही। उसके जीवन का आज एक विशेष दिन था। वो आशंका और आनंद की उत्तेजना दोनों के बीच बहा जा रहा था। कारीगरों और कूली मजदूरों के संबंध में जो कुछ तो एक पुस्तक से और कुछ रामदास से उसने मसाला इकट्ठा कर लिया था, उन सब को मन ही मन बटोरते सजाते हुए अपूर्व चुपचाप चलने लगा। सन 1763 में बंबई में किसी स्थान पर पहले पहल रुई का कारखाना खुला था। उसके बाद से उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते आज कितनी हो गई है। उस समय कूली मजदूरों की कितनी शोचनीय दशा थी। उन्हें रात दिन मेहनत करनी पड़ती थी। उसके कारण विलायत के मिल मालिकों के साथ भारत के मिल मालिक का विवाद कब आरंभ हुआ था और कारखाने का कानून किस किस सन में किस तारीख को कौन कौन सी बाधाओं का सामना करते हुए पास हुआ, इस देश में पहले पहल प्रचलित हुआ और इस समय वो कानून परिवर्तित होकर किस स्थिति में है। उस समय और अब विलायत और भारत में मजदूरी की दर क्या है, उन सब की यूनियन बनाने की कल्पना कब और किसने प्रस्तुत की थी और उसका फल क्या हुआ था। उस देश के और इस देश के मजदूरों के बीच भले बुरे व्यवहारों की तुलना करने से क्या पता चलता है और लाभ तथा हानि का परिणाम उसमें कहाँ पर निर्दिष्ट हुआ है आदि उसने जो विवरण इकट्ठे किए हों वो कहीं छूट न जाए, इस भय से उसने स्वयं को सतर्क कर लिया। सुमित्रा की दूरगामी दृष्टि उसे स्पष्ट दिखाई देने लगी और भारती इतने थोड़े से समय में इतना ज्ञान और इतनी जानकारी उसने कैसे प्राप्त कर ली। हर्ष भरे विस्मय से उसका चेहरा चमक उठा, आंखें भीग गई। मैदान में पहुंचकर उन लोगों ने देखा वहां तिल रखने के लिए भी स्थान नहीं है। कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, कोई सीमा नहीं है। उस दिन जिन लोगों ने अपूर्व को वक्ता के रूप में देखा था, उन लोगों ने उसे रास्ता दे दिया था। जो लोग नहीं पहचानते थे वे भी उनकी देखा देखी हट गए। अपार जन समूह के बीचों बीच मंच बना हुआ था। आज भी डॉक्टर लौटे नहीं थे। उनके अतिरिक्त पद के दावेदार के सभी सदस्य उपस्थित थे। मित्र को साथ लेकर किसी प्रकार भीड़ को ठेलता हुआ अपूर्व वहां पहुंचा। अच्छे वक्ता से जनता युक्ति और तर्क नहीं चाहती। जो बुरा है वो बुरा है, क्यों है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं होता। उसे बस इतना सुनकर ही संतुष्टि हो जाती है कि जो बुरा है वो कितना बुरा हो सकता है। पंजाबी मिस्त्री के भयंकर भाषण में यही गुण अधिक मात्रा में था, इसलिए श्रोता अत्यधिक उत्तेजित हो उठे थे। उसी समय हंगामा मच गया। एक कोने में बहुत से लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। भीड़ को कुचलते रौंदते 20-25 गोरे पुलिस घुड़सवार तेजी से चले आ रहे थे। सभी के हाथ में लगाम थी, दूसरे हाथ में चाबुक और कमर में पिस्तौल। जो व्यक्ति भाषण दे रहा था उसकी गरजती आवाज कब थम गई और वो मंच के नीचे भीड़ में धंसकर कहाँ गुम हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। गोरे घुड़सवारों का नायक मंच के निकट आया, चीख कर बोला, मीटिंग बंद करो। सुमित्रा अभी तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाई थी। उसके दुर्बल उदास चेहरे पर एक पीली छाया डोल गई। उसने जल्दी से उठकर पूछा, क्यों? आज्ञा है। किसकी? सरकार की। किस लिए? हड़ताल करने के लिए मजदूरों को भड़काना मना है। सुमित्रा बोली, मजदूरों को बेकार भड़काकर तमाशा देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। यूरोप आदि देशों की तरह इन लोगों को संगठित होने की आवश्यकता को समझाना ही इस संस्था का उद्देश्य है। साहब चकित होकर बोला, संगठित करना काम के विरुद्ध? ये तो इस देश के लिए भयानक गैर कानूनी काम होगा। इससे तो निश्चित रूप से शांति भंग हो जाएगी। सुमित्रा बोली, हाँ हो सकती है। जिस देश में सरकार का अर्थ ही अंग्रेजी उद्योगपति हों और सारे देश के खून को चूसने के लिए जिन्होंने ये भयंकर यंत्र खड़ा किया हो। बात पूरी भी न हो पाई कि गोरे की लाल आंखों से आग बरसने लगी। कड़क कर बोला, फिर भी ऐसी बातें अगर मुंह से निकाली तो मुझे आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। सुमित्रा उसकी ओर देखकर हंसकर बोली, साहब मैं बीमार और कमजोर हूं, नहीं तो केवल दूसरी बार ही नहीं, इस बात को तो 100 बार चिल्ला चिल्ला कर इन लोगों को सुना देती, लेकिन आज मुझ में वो ताकत नहीं है।
इतना कहकर वो फिर हंस पड़ी। उस बीमार और दुर्बल नारी की सरल शांत हंसी के सामने साहब मन ही मन लज्जित हो उठा। बोला, ऑल राइट, आपको सावधान किए देता हूं। मुझे मीटिंग बंद करने का आदेश है, भंग करने का नहीं। 10 मिनट में इन सबको शांतिपूर्वक चले जाने को कहिए और फिर कभी ऐसा न कीजिए। कई दिनों से सुमित्रा ने कुछ खाया नहीं था। सब लोगों के मना करने पर भी बुखार में ही सभा में चली आई थी। उसने अपूर्व से कहा, अपूर्व बाबू, केवल 10 मिनट का समय और है। चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दीजिए कि एकजुट होने के सिवा इसका और कोई उपाय नहीं है। कारखाने के लोगों ने आज हम लोगों का जैसा अपमान किया है, अगर तुम अपने आप को इंसान समझते हो तो इसका बदला जरूर लेना। दोस्तों, इसके आगे की कहानी भाग 10 में सुनिए। तब तक बने रहिए वंदना गुप्ता फेरी टेल्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।